हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने वाले लेक्चर नंबर 5, सॉरी लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आरडब्ल्यूए टीम के द्वारा जो भी नया बैच टू टू चलाया जा रहा है उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग हम लोग देख ही चुके होंगे, ठीक है। लास्ट बात मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, आपको उसी टाइम पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम। तो पहले क्लास 3 का जो रिवीजन हम है वो चीज कर लेते हैं हम। तो क्लास 3 में रिवीजन था ये कि मोहिनीअट्टम का जननी किसे माना जाता है, तो के कल्याणी कुट्टी अम्मा को माना जाता है। यूनाइटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। क्रिकेट बॉल का वजन औंस में कितना होता है, तो 5.50 से 5.75 होता है, ठीक है। द सर्कल ऑफ लाइफ के लेखक कौन, तो सुधा मूर्ति है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम को कब किसने कब बैन किया था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बैन किया, ब्रिटिशों ने बैन किया था इसको 910 में। अग्नि नृत्य दासी अट्टम भी इसको कहते हैं, किसको, भरतनाट्यम को। कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का, याद रखिएगा। शिल्पाधिकारण अभिनय दर्पण में लिखी हुई है, ठीक है। तमिल भाषा में लिखी हुई है और इलिंगो अधिकल जी लिखे हैं इसको। नंदीकेश्वर ने इसको लिखा है, अभिनव दर्पण को, ठीक है। ये दोनों के दोनों किताब भरतनाट्यम से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भरतनाट्यम में 6 चरण होते हैं। शुरू होता है अल्लारिपू से और अंत होता है किसे, तिलाना से इसका अंत होता है, ठीक है। संचालन जो होता है वो नट्टूबाड़ बोलते हैं इसको, जो संचालन करता है उसको नट्टूबाड़ बोलते हैं। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में इसका उल्लेख मिलता है, इसका चित्र मिलता है। मंदिरों को समर्पित नृत्य है ये, ठीक है। देवदासी का संबंध भरतनाट्यम से ही है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है, तो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। आपको बताना है कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। भरतनाट्यम शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। शैव धर्म मतलब जो शिव को मानते हैं, ठीक है। कटका जो है वो हस्त मुद्रा होता है, जो ओम का निशान बनाते हैं हम। जो भी भरतनाट्यम करते हैं वो कटका हस्त मुद्रा को दिखाकर ओम जैसा निशान बनाते हैं, ठीक है। इसके डांस स्टाइल कौन कौन से, तो 3 डांस डांस स्टाइल है। एक तो कला क्षेत्र है, दूसरा है वजूर शैली और तीसरा पंडा नल्लूर शैली, ठीक है। 15 पंडा नल्लूर शैली मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो कोई पूछ ले क्वेश्चन आपसे कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, भरतनाट्यम से संबंधित है ये, ठीक है। क्वेश्चन संख्या दूसरा है कि यूनेस्को द्वारा भारत में किस शहर को पहला विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था, तो वो शहर अहमदाबाद था। 2017 में इसको मिला था विश्व विरासत स्थल, ठीक है। जयपुर को मिला था 2019 में और हम्पी को मिला था 1986 में मिला था, ठीक है। रमप्पा तेलंगाना में एक मंदिर है, रमप्पा, जो भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। काकतीय वंश ने बनवाया था इनको। तो 39वां साइट बनाया गया है रमप्पा को, ठीक है। 2021 में दर्जा मिला था उन धौलावीरा को 40वें साइट को, और 39वें साइट को रमप्पा जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। भगवान शिव का मंदिर है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। 2021 में इन दोनों को दर्जा मिला था किसका, विश्व विरासत 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 स्थल का। शांति निकेतन कब मिला, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में 2023 में मिला इसको, ये 41वां था साइट, ठीक है। होयसाल मंदिर को किसने बनवाया था, तीन मंदिर जो होयसाल मंदिर ये कर्नाटक में है, ये इसको 3 मंदिरों का समूह है ये, ठीक है, होयसाल मंदिर। और इसको 42वां साइट बनाया गया। 42वां साइट है जो जिसमें यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में ये शामिल है। होयसाल में 3 मंदिर आते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। पहला मंदिर है बेलूर, दूसरा मंदिर है हेलोवीड और तीसरा मंदिर है सोमनाथपुरा, ठीक है। मुइद्मस असम असम में एक मंदिर है ये, जो 43वां मंदिर है, अहोम राजवंश के द्वारा बनाया गया था इसको, ठीक है। रानी की वाव को गुजरात में है ये, ठीक है। 2014 में यूनेस्को में साइट में शामिल किया गया था इसको, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे बसा है। 100 रुपए के नोट पर छपा है, इसको याद रखिएगा, रानी की वाव, ठीक है। उल्टे मंदिर की तरह इसका चित्र है, उल्टे मंदिर की तरह इसका बनावट है। और किसने बनवाया था इसको, तो सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। उनकी एक शासिका थी जिसका नाम था रानी उदयमती ने इनको बनवाया था, किसको, रानी की वाव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित सर ने कुछ क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो इस दादा साहब फाल्के संबंधित है किससे, तो सिनेमा से संबंधित है। देविका रानी को सबसे पहले दिया गया था 1969 में दिया गया था, ठीक है। 1970 में पहले पुरुष को दिया गया था, सबसे पहले महिला को दिया गया था, देविका रानी को। लेकिन सबसे बाद में पुरुष को पहले दिया गया था 1970 में, कब, बीएन 1970 में दिया गया था, किसको दिया गया था, तो बीएन सरकार जी को दिया गया था। पहले मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, पृथ्वीराज कपूर को दिया गया 1971 में, ठीक है। हिंदी के भी ये पहले ही हैं, ठीक है। 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को भी हाल ही में दिया गया है, ठीक है।
स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। विश्व के सिनेमा में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, तो वो ऑस्कर है, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन देता है इसको, तो गिवन बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, एमरस इसको बोलते हैं, ठीक है। भारत की पहली नामित फिल्म कौन सी जो ऑस्कर में गई थी, तो वो थी मदर इंडिया। 1957 में ये इसको बनी है। और डायरेक्टर कौन थे, तो महबूब खान इसके डायरेक्टर हो जाते हैं। 2025 में भी कौन फिल्म गई थी, नामित हुई थी, जीती नहीं है लेकिन नामित हुई है, वो है लापता लेडीज, ठीक है। पहली फिल्म जिसे ऑस्कर मिला था 1983 में मिला था, ठीक है। भानु अथैया का एक फिल्म था गांधी मूवी, ठीक है। गांधी मूवी को ऑस्कर मिला था, जो कि भानु अथैया जी ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, कपड़ों का डिजाइन किए थे ये, ठीक है। पहले पुरुष जिसने ऑस्कर जीता तो सत्यजीत रे, ठीक है। इसको 7 कैटेगरी में दिया जाता है। सॉरी, 7 कैटेगरी में अब तक भारत को ऑस्कर मिल चुका है, याद रखिएगा इसको। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचए की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। कार्य शुरू किया था कब, 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के द्वारका में। सड़क परिवहन के अधीन आता है। आपको बताना है कि सड़क परिवहन मंत्री अभी कौन है, मैंने कल ही आपको बताया था, ठीक है। एक होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये पहाड़ी क्षेत्र में सड़क को बनाता है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में होता है इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन जो एनएचएआई है वो आता है सड़क परिवहन के मामले में, मतलब सड़क परिवहन मंत्री का अधीन। और ये ब्रो जो होता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो आता है रक्षा मंत्रालय का अधीन, डिफेंस मिनिस्ट्री का अधीन आता है ये चीज, ठीक है। एक सेतु भारतम कार्यक्रम चलाया गया था 2016 में। इसको किसने चलाया गया था, तो रेलवे जो क्रॉसिंग होता है उसको फ्री करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 5 है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का सेक्स रेशियो ज्यादा है, ठीक है। तो केरल का 1084, ठीक है। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या ही सेक्स रेशियो कहलाता है, ठीक है। केरल का सबसे ज्यादा है। और अगर यूटी पूछे तो सबसे ज्यादा 1937 यूटी में है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1037 होगा, 1937 नहीं होगा। सबसे कम कहाँ पर है, यूटी में। सबसे कम यूटी कौन सा है, दमन और दीव, जिसमें 618 है। और सबसे कम राज्य में कौन सा है, तो हरियाणा है, ठीक है। 879 ही है सिर्फ, ठीक है। पूरे देश का सेक्स रेशियो कितना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार पूरे देश का सेक्स रेशियो 943 था। 2001 जनगणना के अनुसार 933 था। और आजाद भारत में जो पहला जनगणना हुआ था 1951 में, उसका सेक्स रेशियो कितना था पूरे देश का, तो 946 था। सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है, तो माहे है। ये कहाँ है, पुडुचेरी में। कितने हैं लोग यहाँ पे, 1176 है, ठीक है। यहाँ पर राशन रेशियो होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि 6 से 14 वर्ष में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे अधिक कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में 972 है। और सबसे कम कहाँ है, भी हरियाणा में 834 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी कप जीते हैं, तो 2 जीते हैं, ठीक है। कब कब जीते हैं, एक 1983 में जीता और एक 2011 में जीता था, ठीक है। पहले 1983 के बारे में जानते हैं। देखिए 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो 60 ओवर का हुआ था, ठीक है। कितना ओवर का, 60 ओवर का हुआ था। हराया किसने, वेस्ट इंडीज जो इसमें हारा था। कैप्टन कौन थे, कपिल देव जी थे कैप्टन, ठीक है। और मैक्सिमम रन यहाँ पे 38 रन लगा था, मारा था के श्रीकारा ने, 38 रन मारा था मैक्सिमम रन, ठीक है। कहाँ हुआ था ये, तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच कौन बना था, तो महेंद्र अमरनाथ मैन ऑफ द मैच बने थे इसमें, ठीक है। 2011 की बात करते हैं, तो इसमें श्रीलंका हारा था इसमें। कैप्टन उस समय कौन था, तो एम एस धोनी जी कैप्टन थे। फाइनल में सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर जी ने बनाया था, कितना 97 में बनाया था। और मैन ऑफ द मैच कौन बना था, तो धोनी बने थे, ठीक है। और रन कितने मारे धोनी ने, तो 91 रन मारे थे। कहाँ हुआ था, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच हुआ था, याद रखिएगा चीज को। जबकि हम लोग 2 बार जीते हैं वर्ल्ड कप, लेकिन 4 बार फाइनल खेल चुके हैं। पहला 2003, 2023, ठीक है। विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ था दोनों में, ठीक है, याद रखिएगा। 1987 में वर्ल्ड 1987 से वर्ल्ड कप 50 ओवर का होने लगा था, मैंने बताया था आपको। 1983 में वर्ल्ड कप कितना ओवर का था, तो 60 ओवर का था। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए। 1987 में 60 ओवर था, 1983 में, लेकिन 1987 आते आते वर्ल्ड कप को 50 ओवर तक कर दिया गया था, ठीक है। नोट दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा विकेट जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है, सॉरी 6 बार जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 से 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुआ था जी, तो पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था, 1975 में शुरुआत हुआ था। और 1975 और 1979 का दोनों का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। दोनों का खिलाफ टीम कौन था, तो इंग्लैंड था। 1987 के वर्ष ऑस्ट्रेलिया जीता।
ठीक है। 1992 का पाकिस्तान, 1996 का श्रीलंका, 1983 का इंडिया, 1999, 2003, 2007 का ऑस्ट्रेलिया जीता, 2011 का इंडिया जीता है, 2015 का जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, 2019 का इंग्लैंड और फिर 2023 का ऑस्ट्रेलिया ने जीत चुका है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको याद रखना है वर्ल्ड कप से। कुछ रन पढ़ाते हैं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में रन किसका है? शतक। सबसे ज्यादा शतक किसका है? तो रोहित शर्मा जी का है, 7 सेंचुरी मार चुके हैं अब तक ये। ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैच कौन खेल चुका है? तो रिकी पोंटिंग खेल चुके हैं, 46 मैच खेल चुके हैं ये। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप विकेट किसने लिया है वर्ल्ड कप में? तो ग्लेन मैग्रास, 71 विकेट लिए है ये। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में रन किसका है? तो सचिन के बाद फिर विराट जी आते हैं। ठीक है, पहले सचिन, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर बल्स्टर और विराट कोहली, किंग कोहली। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं कि बलूता जो है वो आत्मकथा कौन लिखा है? तो बलूता लिखा है दयाराम, दया पवार ने लिखा है। ठीक है, ये एक मराठी लेखिका है बलूता। ठीक है, बलूता बहुत अच्छा किताब है, इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लेखक, सॉरी, पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा, लेखक चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है इसको। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। रेजिडुअल पावर ऑफ द सेंटर कहां से? कनाडा से। कनाडा से इसको लिया गया। और आपातकाल कहां से लिया गया? तो जर्मनी से इसको लिया गया। याद रखिएगा इस चीज को। बात करते हैं यूएसए से क्या कर लिया गया। तो यूएसए से राष्ट्रपति का कंसेप्ट को लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का कंसेप्ट को यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में ये भी लिया गया है। आप बताइए कि राष्ट्रपति जो ऑथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, वो कौन सा आर्टिकल में लिखा है? ठीक है, कमेंट करके बताइए अभी। मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से क्या कर लिया गया? तो देखिए, आयरलैंड से लिया गया है इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो ईएनडी करके याद रख सकते हैं इसको। ईएनडी, ईएनडी मतलब ई से इलेक्शन, एन से नॉमिनेशन और डी से डीपीएसपी। नॉमिनेशन मतलब इसका राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति नामित करता है, मतलब इसके अलग अलग एरिया होते हैं, उस एरिया से 12 सदस्य राज्यसभा में जा सकते हैं। ठीक है, तो ईएनडी करके आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से पहले कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग लिया गया है, आर्टिकल 108 में लिखा है ज्वाइंट सिटिंग, और आपातकाल लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया? तो फेडरल सिस्टम, संघीय जो सिस्टम उसको लिया गया है। और इंग्लैंड से क्या लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप इंडिया के अलावा किसी और देश का सिटीजनशिप लेते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाता है। इसको सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में आप डुअल सिटीजनशिप ले सकते हैं। और विधि का शासन भी इंग्लैंड से ही लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस रूस उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, तो हम यूएसएसआर ही बोलेंगे। तो यूएसएसआर से लिया गया। और पंचवर्षीय योजना भी रूस से ही लिया गया, याद रखिएगा इस चीज को। गणतंत्र ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी फ्रांस से लिया गया। फ्रांस की क्रांति से इसको लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से इसको लिया गया है। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली जो, ठीक है, टोटल कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची अपने पास है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में लिखा है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में लिखा है कि जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन के संबंध में प्रावधान लिखा है। ठीक है, और छठी अनुसूची में लिखा है कि 4 राज्य, जैसे कि 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्पेशल प्रावधान इनको लिखा है, कैसे इन पे प्रशासन, कैसे शासन किया जाएगा, उनके क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, 7वीं अनुसूची में लिखा गया कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में लिखा गया है कि संविधान में उल्लेखित 22 भाषा है। ठीक है, संविधान में 22 भाषा उल्लेखित है और इसको 8वीं अनुसूची में लिखा गया, जैसे कल मैंने भी आपको ये बताया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म लिखा गया, लैंड रिफॉर्म्स, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची तक तो संविधान में मूल रूप से लिखा गया था, लेकिन 9, 10, 11वीं, 12वीं ये जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, इन चारों को। 10वीं में क्या है? तो दल बदल कानून है, जो 52वें संविधान संशोधन 1955 से जोड़ा गया, 1958 से जोड़ा गया इसको। ठीक है, 11वीं जो अनुसूची है उसमें लिखा है पंचायती राज के बारे में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और उसमें 29 विषय को जोड़ा गया है। कितने? 29 विषय को। 12वीं लोग जो अनुसूची है उसमें लिखा है नगर पालिका के बारे में। 71वें संविधान, सॉरी, 74वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है, 1992 में जोड़ा गया है इसको।
18 विषय हैं इसमें। अनुच्छेद 1 के बारे में सर ने बताया था क्वेश्चन संख्या 10 में। तो राज्यों का संघ होता है अनुच्छेद 1। राज्यों का संघ के बारे में इसको अनुच्छेद 1 में लिखा गया। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया? तो नए राज्यों का प्रवेश जो अब तक भारत में नहीं था, मतलब किसी और देश से हम जमीन लेकर कोई राज्य बनाते हैं तो वह अनुच्छेद 2 से बनेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल सिक्किम। सिक्किम को बनाया गया 36वें संविधान संशोधन 1978 से। ठीक है, अनुच्छेद तीसरे में क्या लिखा है? तो भारत के राज्य क्षेत्रों के नाम बदला जा सकता है या सीमा में बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना। ठीक है, तो CUG करके आप याद रख सकते हैं इसको। सी मतलब छत्तीसगढ़ MP से अलग होकर बना। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। यू मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके बनाया गया। कब बनाया गया? तो 3 नवंबर 2000 को। और जे मतलब झारखंड, झारखंड बिहार से अलग हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 जो है वो बताता है कि आप किसी नए राज्य को निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी जमीन होगा वो भारत के राज्य, भारत का ही जमीन होगा, उसी में आप नए राज्यों को निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नागरिकता के बारे में लिखा है सर ने। तो नागरिकता पार्ट 2 में बताया गया है। आर्टिकल 5 से 11 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 6 लिखा है कि पाक से भारत आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके नागरिकता के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 7 में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान गए उनके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता, जैसे कि मैंने आपको बताया। आर्टिकल 11 में संसद को अधिकार है कि संसद को ही सिर्फ अधिकार है कि नागरिकता के बारे में कुछ संशोधन कर सके, सुधार कर सके। जैसे कि अभी बार ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA आया था। ठीक है, नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि के बारे में सर ने बताया था। ठीक है, सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था 1798 में। ठीक है, सहायक संधि को। उसके बाद जोधपुर के राजपूत ने किया और मैसूर के शासक ने भी 1799 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। सहायक संधि के सिद्धांत किसने दिया था? तो उसको डुप्ले ने दिया था, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था। अवध को 1801 में सहायक संधि से मिलाया गया था। और भोसले जो बरार के थे, 1803 में इसको स्थापित मतलब एक्सेप्ट किए थे, किसको? सहायक संधि को। ठीक है, अगले जो जो सिंधिया है ग्वालियर के, उन्होंने 1804 में इसको एक्सेप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है डलहौजी के बारे में। डलहौजी क्वेश्चन संख्या 13। 1848 से लेकर 1856 तक इसका समय रहा और इसी के शासनकाल में भारत की पहली ट्रेन चली थी, जो 1853 में चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक चली थी, जो कि दिन था 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, डलहौजी ने पोस्टल सर्विस शुरू किया था। डाक तार सेवा भी डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है, PWD मतलब लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने ही किया था। डलहौजी ने एक और बहुत गंदा काम किया जिसको बोलते हैं राज्य हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, राज्य हड़प नीति इसको बोलते हैं। इसको व्यापकता का सिद्धांत या फिर बोध निषेध सिद्धांत भी, बोध निषेध नीति भी बोलते थे इसको। ठीक है, हड़पे जाने वाला राज्य कौन सा था? तो अवध को 1801 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इसको हड़प लिया गया था, सहायक संधि से हड़पा गया था। ठीक है, इसको सहायक संधि से हड़पा गया था, सॉरी 1801 में ही। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया था, मतलब जो हड़प नीति कब आया था वो? तो 1853 में इसको लाया गया था, जिसमें झांसी को इसमें हड़प लिया गया था। ठीक है, सतारा जो राज्य जिला था उसको सबसे पहले हड़पा गया था 1848 में। नागपुर को 1854 में हड़प लिया गया था। जैतपुर और संबलपुर को दोनों साथ में हड़पा गया था 1849 में। ठीक है, सिक्किम को 1850 में। वर्मा जो उस टाइम भारत का ही हिस्सा था उसको 1852 में हड़पा गया था। आप बताइए कि वर्मा को, जो आज का म्यांमार है, उसको किस संविधान सॉरी किस एक्ट से इसको अलग देश बनाया गया? या आप इसको कमेंट में बताएंगे। मैंने कल इसको बताया था। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा। आपको उस टाइम PDF आपको वहां पे दे दिया जाएगा। देखिए, इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। 1 मिनट। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको PDF उसी टाइम भेज दिया जाएगा। और एक प्राइवेट ग्रुप भी है, आपको उस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि उदयपुर को मैंने बता रहा था, उदयपुर को कब शामिल किया गया था? तो 1852 में शामिल किया गया था। पीगू साम्राज्य को मिला लिया गया कब? 1852 में भी इसको अंग्रेजों ने अपने अधीन मिला लिया था। ठीक है, आप इस नंबर पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। जोनाथन डंकन के बारे में सर ने बताया था कि इसने संस्कृत कॉलेज बनारस में जो स्थित है उसको 1791 में इसने स्थापना की और स्थायी बंदोबस्त की भी आगे बढ़ाया। ठीक है, कॉर्नवालिस जो था वो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया 1793 में। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी जो था वो महलवाड़ी बंदोबस्त किया था 1822 में।
और थॉमस मुनरो जो था वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया था 1820 में, जो कि सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ था। ठीक है, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि किसान को मालिक बना दिया जाता था, ठीक है, और किसान से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। शुरू किसने किया था? तो कर्नल रीड ने इसको शुरू किया था। वास्तविक रूप से कहाँ कब किसने शुरू किया? तो इसको थॉमस मुनरो ने शुरू किया। सबसे पहले कंसेप्ट किसने रखा? तो कर्नल रीड ने इसका कंसेप्ट रखा, लेकिन शुरुआत किसने किया? तो थॉमस मुनरो ने शुरुआत किया। इसमें भारत देश के 51% क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी जो प्रथा था, जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था, उसको लागू किया गया था। ठीक है, सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। हिमालय का 3 रीजन है, ठीक है, बताएंगे कमेंट में। हिमालय का 3 रीजन कौन कौन सा है वो मैंने शायद कल बताया था इसको। ठीक है, सबसे अगर नहीं बताया तो आने वाला क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली है। अगर आपको पता है तो बताइए कि हिमालय के कितने रीजन है और कौन कौन से हैं। ठीक है, हिमालय में कितनी श्रेणी है? तो 3 श्रेणी। देखिए आ ही गया, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं इसी का चर्चा कर रहा था और यही लिखा भी है, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जो श्रेणी है उसको लगाइए, तो डी जे एल के करके इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, हालांकि इसको के एल जेड लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पूछा क्या? दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ठीक है, तो धौलावीरा पहले आता है, सबसे दक्षिणतम। उसके बाद जास्कर आता है, जास्कर श्रेणी। उसके बाद लद्दाख श्रेणी आता है, उसके बाद काराकोरम श्रेणी आता है। क्वेश्चन संख्या 17 नंबर है। सॉरी, इसमें ही आगे बताया गया, सर ने बताया था कि कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच स्थित है, तो सतलज और काली नदियों के बीच। ठीक है, नेपाल हिमालय की नदियों के बीच स्थित है, तो काली प्लस तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय तो तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु प्लस सतलज नदी के बीच स्थित है। ठीक है, विष्ट दुआब फैला है ब्यास और सतलज। ब्यास का ब और स का सतलज। ठीक है, तो इसको विष्ट ये बनाया। ठीक है, विष्ट दुआब को फैलाया हुआ है। ठीक है, चाज दुआब किसकी कौन कौन नदी के बीच में है? तो झेलम और चिनाब। झ से झेलम और च से चिनाब। ठीक है, तो चाज दुआब इसको बोल देंगे। रचना दुआब, रचना मतलब च से चिनाब और र से रावी। ठीक है, रचना दुआब। ठीक है, चिनाब और रावी के बीच में फैला है। और बाड़ी दुआ फैला है किसके? रावी और ब्यास के बीच में। र से ब से ब्यास और र से रावी, मतलब बाड़ी दुआ। ठीक है, इसमें आगे है सिंध सागर दुआ कितना है फैला है? तो ये इसका नाम अलग है, झेलम सिंधु नदी के बीच में है ये। ठीक है, सबसे बड़ा दुआब कौन है? तो गंगा प्लस यमुना का सबसे बड़ा दुआब बनाता है। गंगा यमुना सबसे बड़ी दुआब बनाती है। दुआब का मतलब होता क्या है? एक ये नदी है और एक ये नदी है, इन नदियों के बीच का जो खाली स्थान होता है इसको दुआब कहा जाता है। ठीक है, दुआब। दुआब ये जो ये सब नाम जिसने रखा है, ये अकबर का वित्त मंत्री था, टोडरमल। टोडरमल ने दुआबों का ये सब नाम रखा है। किसने? टोडरमल ने। याद रखेगा इसी को, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है। 1865 में स्थापना किया गया था। पीएनबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। लाजपत राय प्लस दयाल सिंह मजीठिया ने इसको मिलकर स्थापना किया था, पंजाब नेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था, सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा। ठीक है, सेबी सेबी का स्थापना कब हुआ था? इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं। सेबी एक्ट आया था 1992 में। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? 1988 में। और सेबी एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। सेबी के वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992, 30 जनवरी 1992 को उसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। टोटल रीजनल ऑफिस कितने हैं सेबी के? तो 4 है। पहला कहाँ है? अहमदाबाद, दूसरा चेन्नई, तीसरा दिल्ली और चौथा कोलकाता में है। ठीक है, सेबी में कुल 9 सदस्य होते हैं। एक सदस्य पहला जो होता है वो अध्यक्ष होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता है। ठीक है, 5 जो होते हैं वो अन्य होते हैं, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं। 2 जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा आते हैं, और एक जो होता है वो आरबीआई अपने एक बंदे को यहाँ पर सेबी में रखता है, ताकि इसको अच्छे से संचालन हो सके। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एस ए दवे या फिर एस ए दुबे भी इनको बोलते हैं, पहले अध्यक्ष हैं ये। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो माधवी पुरी बुध। कौन? माधवी पुरी बुध पहली महिला अध्यक्ष थी किसकी? सेबी की। ठीक है, सेबी के प्रोग्राम फिर से बता दो आपको क्या होता है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो तोहिन कांत पांडे जी हैं अभी वर्तमान अध्यक्ष। 1 मार्च 2025 में ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ इनको नियुक्त किया गया है। सेबी के अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है।
और क्या काम होता है सेबी का? तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को यही रेगुलेट करता है। ठीक है, प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, प्रथम स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर शेयर मार्केट से चीजों के बारे में सर ने बताया था। तो 1882 में प्रथम एक्सचेंज की स्थापना हुई थी और कार्य शुरू हुआ। 1875 में इसका स्थापना हुई थी, लेकिन 1882 में इसमें इसका कार्य शुरू हुआ था। एशिया और भारत का पहला बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर का है, तो दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ठीक है, प्रेमचंद रायचंद द्वारा इसको स्थापित किया गया था, किसको? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित किया गया था। ठीक है, संवेदी सूचकांक का नाम क्या है? सेंसेक्स। 1986 में इसको शुरू किया गया था। शेयर मार्केट में के रूप में इसको कब मान्यता मिला था? तो 1956 में इसको मान्यता मिला था शेयर मार्केट के रूप में। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में, और स्थापना 1992 में हुआ था। पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इसने शुरू किया था कब? 1994 में इसको शुरू किया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग किसने शुरू किया था? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। पनडुब्बी से ऊपर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो पेरिस्कोप यंत्र है। ये यंत्र ऐसे टाइप का होता है, ये हो गया यहाँ पे, ये ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पर ऐसे हो गया। यहाँ पर एक शीशा लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर शीशा लगा होता है और यहाँ पर ऐसे शीशा लगा होता है। अगर कोई आदमी यहाँ से देखता है अंदर, मतलब पनडुब्बी के अंदर से यहाँ से देखता है, तो इसका आंख का रोशनी यहाँ पड़ेगा और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा। तो ऐसा लगे कि हाँ, वो जो शासन देख रहा है आदमी, वो सीधे सीधा देख रहा है, लेकिन वो देखता है यहाँ से है, यहाँ से वो देखता है। ठीक है, ऐसे इस तरह का कोण बनता है इसमें, इस तरह का। ठीक है, तो याद रखिएगा पेरिस्कोप। ठीक है, ये फिजिक्स का बहुत अच्छा एक नमूना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि पाइरोस्कोप क्या मापता है? तो पाइरोस्कोप मापता है ताप को। एपीडियास्कोप मापता है प्रोजेक्शन ऑफ फिगर, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसको मापता है ये। ठीक है, ओडोमीटर किसको मापता है तो गाड़ी कितनी चल चुकी है इसको मापता है। सोनार किसको मापता है? तो पानी के अंदर की वस्तु को देखी जाती है सोनार से। फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, टेकोमीटर क्या मापता है? तो वायुयान की गति मापता है टाइकोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर क्या मापता है? तो हवा की गति को मापता है एनीमोमीटर। फाइडोमीटर क्या मापता है? तो समुद्र की गहराई से, फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। मरियाना ट्रेंच को इसी से मापा गया था। ठीक है, ठीक है, मरियाना ट्रेंच को याद रखिएगा। हेलियोस्कोप से क्या मापा जाता है? सूर्य को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हेलियोस्कोप। गीगर काउंटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो अल्फा बीटा गामा रे के लिए गीगर काउंटर को उपयोग किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 25 है कि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ अपनी मूल अवस्था बोलते हैं, जैसे कि दही का जमना या फिर फटना। मतलब दही अगर जम जाए या फिर फट जाए तो पहले वो अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकता, मतलब फिर से वो दही नहीं, सॉरी यहाँ पे दूध लिखा है। ठीक है, दूध नहीं बन सकता वो, या फिर दही, अगर एक बार दही जम जाए तो दही से दूध नहीं जमता है, उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, केमिकल चेंज। शरीर में भोजन का पचना, जैसे कि हम चावल खाते हैं तो चावल जाके पेट में पच जाता है, वो फिर से चावल नहीं बनता है। ठीक है, और ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि लोहे में जंग लगना। ठीक है, आप एक क्वेश्चन बताएंगे कि अगर लोहे में जंग लगता है तो उसका जो द्रव्यमान है, जो उसका भार है, जो उसका मास है, वो बढ़ता है या घटता है या फिर असामान्य रहता है? ये आपको आंसर बताना है कमेंट में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एसएससी का। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ जो मूल अवस्था पा सके, जैसे कि जलवाष्प को जल में बदलना, कांच का टूटना, जैसे कांच कोई टूट गया तो उसको पिघलाकर फिर से हम कांच का कोई बर्तन या फिर कोई चीज बना सकते हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल कर पानी बन गया तो उस पानी को फिर से हम उसको बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। नोट में लिखा है कि ठोस अवस्था में सीधे गैस में कौन सा जाता है? मतलब कि यहाँ पे ठोस है तो सीधे गैसीय अवस्था में चला गया, ये बीच में कोई लिक्विड वाला बना ही नहीं। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कपूर। कपूर जो होता है, जो पूजा पाठ में यूज किया जाता है, उसका जलना। कपूर क्या है? ठोस है, उसको जब जलाते हैं तो सीधे वो वाष्पीकरण होकर वो हवा में उड़ जाता है। और नौसादर को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, इसको भी जब जलाते हैं तो ये सीधे हवा में उड़ जाता है, कोई इसमें लिक्विड नहीं बनता। दूसरा नोट है कि गैस अवस्था जो सीधे ठोस में बदल जाता है, निक्षेपण प्रक्रिया इसको बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं इसको। यहाँ पर कोई गैस का कण है, ठीक है, और इसको एक केमिकल रिएक्शन करा के इसको सीधे हम किसमें बदल देते हैं?
ठोस में बदल देते हैं। गैस को सीधे ठोस में बदलना उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठोस CO2 को बनना जैसे कि कालिक, ठीक है? कोयला बनता है, जो कालिक बनता है, वो सीधे अ, गैस से सीधे ठोस में जैसे कि आप चिमनी में देखते हो, जहाँ पे ईंट वगैरह पकता है, चिमनी में आप देखते होंगे, यहाँ पर बहुत सारा काला-काला कालिक लगा होता होगा, तो वही होता है, ठीक है? नोट तीसरा है कि द्रव से गैस में बनना, माने कोई तरल चीज़ है, उसको सीधे गैस में बनता है, क्या बोलेंगे उसको? तो वाष्पीकरण इसको बोलते हैं, वेपोराइज़ेशन इसको बोलते हैं। और एक और चीज़ होता है, वाष्प से सीधे तरल बनाना, इसको संघनन, कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे कौन केवल पादप पादप कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका मतलब जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से जुड़ा है, जो होते हैं वो लवक, प्लास्टिसिड्स, ठीक है? प्लास्टिटिड्स वो होते हैं लवक। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है एवर्णी लवक और तीसरा होता है वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तो ये हरा रंग प्रदान करता है, इसे याद रखिएगा कि इसी इसी के कारण ही पत्तियां जो होती हैं पौधों की वो हरी होती है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही। और इसमें क्या सबसे ज्यादा होता है? तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? ये वर्णी लवक रंगहीन लवक होता है और वर्णी लवक होता है रंगीन लवक होता है। आप लोग देखते होंगे कि टमाटर का रंग, मिर्ची का रंग, आम का रंग, ये धीरे धीरे अलग से, मतलब कभी टमाटर का रंग हरा होता है, फिर उसको लाल हो जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है? मिर्चा जो होता है पहले हरा होता है, फिर कुछ दिन बाद वो लाल हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जो रंग चेंज करते हैं, जो फल फ्रूट्स होते हैं, पेड़ पौधे के जो फल होते हैं वो रंग चेंज करते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा ही चेंज होता है ये सब चीजें, ठीक है? सॉरी, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही चेंज होता है ये सब चीज, वर्णी लवक से चेंज होता है। लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले शिम्पर ने किया था 1885 में। लवक की खोज किसने की थी? तो हैकल ने किया था 1885 में इसे किया था। अब देखते हैं कुछ गाजर का रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन क्या है? एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है। क्या है? एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। करक्यूमिन के कारण हल्दी का जो पीला रंग होता है। विटामिन के कारण चुकंदर जो होता है, जो बीटरूट होता है, उसका रंग लाल होता है, हल्का डार्क लाल होता है। मिर्च का रंग जो होता है वो कैप्सिसिन के कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण होता है, ठीक है? मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कौन सा है? तो एपिडर्मिस है। कौन है? एपिडर्मिस। त्वचा निर्माण तो उस सेल को क्या बोलते हैं? तो एपिडर्मिस सेल कहते हैं उसको, ठीक है? त्वचा का जो पहला परत होता है वो एपिडर्मिस होता है, वो क्यूटीन से बना होता है और क्यूटीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने से जल को पार नहीं होने देता, मतलब जल रोधी परत होता है ये। कौन? क्यूटीन, ठीक है? एपिडर्मिस। त्वचा का दूसरा परत होता है एंडोडर्मिस। क्या होता है? एंडोडर्मिस। त्वचा का अध्ययन क्या बोलते हैं? तुम डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। त्वचा का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसमें देखिए डर्मा डर्मा सब में लिखा है। आप डर्मिक्यूल पाउडर सुनते होंगे, तो वो सब त्वचा से, स्किन से रिलेटेड। आप कहीं भी डर्म देख लेंगे, डर्म, क्वाडिडर्म हो गया, कैंडिड हो गया, ये सब चीजें। ये क्वाडिडर्म भी एक मलहम आता है, ये सब चीजें। तो ये सब डर्म से रिलेटेड है, तो ये सब स्किन से संबंधित चीजें होती हैं। जहाँ भी आप डर्म देख लिए, रूट वर्ड है, स्किन से संबंधित है। बात करते हैं पैरालंपिक खेल की। पैरालंपिक में भारत में कितने कितने पदक जीते हैं? तो इस बार जो पैरालंपिक हुआ उसमें गोल्ड 7, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 13 जीता गया, तो टोटल मिलाकर 29 पदक जीता गया था, ठीक है? 2024 में पैरालंपिक कहाँ हुआ था? कि पेरिस में हुआ था और ये 17वां पैरालंपिक था। मतलब जब ओलंपिक होता है उसके जस्ट बाद पैरालंपिक होता है और वही देश होस्ट करता है जो ओलंपिक को होस्ट किया था, ठीक है? याद रखिएगा। पहला पैरालंपिक कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, रोम में हुआ था। पहला गोल्ड भारत का जो कब आया था? तो तैराकी में आया था। मुरलीकांत पेटकर ने इसको लाया था, ठीक है? 1972 में पैरालंपिक में। उसके बाद चंदू चैंपियन में इसको दिखाया गया, इस फिल्म में चंदू चैंपियन में इसको दिखाया गया है, ठीक है? ध्वजारोहक इस बार कौन बना था? तो उद्घाटन समय ध्वजारोहक बने थे सुमित अथिल, जो कि गोल भाला फेंक से हैं, और भाग्यश्री जाधव जो कि गोला फेंक से हैं, ठीक है? और ध्वजारोहक जो ओलंपिक पैरालंपिक समाप्त हुआ था, तो समापन के दौरान हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल ने तीरंदाजी से दोनों संबंधित थे, उन्होंने ध्वजारोहक बने थे समापन के दौरान, ठीक है? नोट करते हैं कि अवनी लेखड़ा पहली महिला है जिन्होंने 2 पैरा गोल्ड जीती है, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। कौन? अवनी लेखड़ा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, कौन राज्य किसानी से सभी फसल MSP पर खरीदेगा? तो हरियाणा राज्य MSP पर, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इसको सारा फसल खरीद लेगा हरियाणा सरकार।
एमएसपी क्या होता है? तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, जो कि सरकार 22 फसलों को अभी तक दे रही है, ठीक है? गन्ने के लिए एफआरपी आता है, गन्ने के लिए एमएसपी नहीं आता, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? एफआरपी, एफआरपी मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। गेहूं के लिए अभी क्या है एमएसपी? 24 से 25 रुपए पर क्विंटल है। जौ के लिए 1980 रुपए पर क्विंटल, सरसों के लिए 1950 रुपए पर क्विंटल, और जूट के लिए 5950 रुपए पर क्विंटल अभी एमएसपी सरकार ने इसको तय किया है। एमएसपी को कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है कि कितना रेट को तय किया जाएगा, ठीक है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी, इसको 1985 में बनाया गया था, ठीक है? बात करते हैं खो खो विश्व कप, जो कि 2025 में भारत ने जीता। पुरुष खिताब और महिला खिताब दोनों ही भारत ने जीता है, ठीक है? उप विजेता नेपाल था इस बार। खिलाड़ी कितने होते हैं खो खो में? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। टोटल पारी 4 पारी की होती है। प्रत्येक पारी में 9 मिनट का खेल होता है, तो 9 चौके 36, टोटल 36 मिनट का गेम होता है, ठीक है? याद रखिएगा, टोटल कितने? 36 मिनट का गेम होता है, ठीक है? यहाँ पे 6 अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है? पूरा 36, 9 चौके 36, 36 मिनट का गेम होता है, ठीक है? और 5 इसमें एट्रीब्यूट मतलब एम्पायर होते हैं। पहला रेफरी होता है, 1 रेफरी, 2 एम्पायर, 1 स्कोरर, फिर टाइम कीपर होता है। टोटल लोग 5-5 होते हैं, ठीक है? और एक्स्ट्रा प्लेयर 3 को हम रख सकते हैं, 3 एक्स्ट्रा प्लेयर को हम इसमें रख सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी खिलाड़ी को कुछ हो गया, चोट लग गया, फिर किसी भी कारण से वो बाहर होता है, तो इन 3 खिलाड़ियों में से एक उसमें से ऊपर आ सकता है, ठीक है? पुरुष में कैप किसको दिया गया था इस बार? तो प्रतीक कोमिल को दिया गया। महिला में कैप किसको दिया गया? तो प्रियंका इंगले को दिया गया, ठीक है? फर्स्ट एडिशन ही हुआ है इस बार, इसको याद रखिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है खो खो। इंदिरा गांधी न्यू स्टेडियम, जो कि न्यू स्टेडियम है दिल्ली में, इसको हुआ रहता है ये खो खो, ठीक है? इसका शुभांकन क्या था? तो तारा और तेजस, यहाँ पे श होगा, श तालाब श वाला। 13 से 19 जून 2025 में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है? याद रखिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है, ठीक है? तो कैसा लगा आपका आज का लेक्चर? क्या आपने एंजॉय किया? तो अगर एंजॉय किया है तो इसको वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? जिन किसी भाई को भी या बहन को भी पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पर मैसेज करें, उनको पीडीएफ उसी टाइम भेज दिया जाएगा, ठीक है? और उनको एक प्राइवेट ग्रुप भी है, उस ग्रुप में इनको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, जल्दी से मैसेज करिए, आपको पीडीएफ उस टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं, कल 5वें नंबर के लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।